वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा केवल बिहार में लग रहा हो, अगर आप ये समझते हैं तो आपके पास अभी अधूरी जानकारी है। बंगाल की विधानसभा का ये वीडियो आपने देखा कि नहीं? ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन जोर जोर से नारा लगा रही थी कि वोट चोर गद्दी छोड़। यानी विधानसभा के भीतर बंगाल में वोट चोर का नारा लगने लगा। क्यों लगा ये नारा? क्यों बीजेपी के सांसद उसके बाद हंगामा किए? और फिर जैसे प्रताप सारंगी ने पिछले दिनों संसद भवन में एक माहौल बनाया कि राहुल गांधी ने धक्का मार दिया, माथा फूट गया, इलाज ठीक होने की बजाय पट्टी बढ़ती जा रही थी, वैसे ही बंगाल में भी वहां के नेता एम्बुलेंस से हॉस्पिटल। ऐसे में क्या लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा दबने की बजाय बढ़ता जा रहा है? आज की वीडियो में इस पर विस्तार से बात करेंगे और बात कुछ उन मुद्दों की भी करना बहुत जरूरी है कि केवल वोट चोरी ही नहीं, भाजपा की मोदी सरकार बुरी तरह से कई और मुद्दों पर घिर चुकी है। सबसे पहले बंगाल की खास बात बताते हैं कि माहौल क्या था। फिर से जरा देखिए कि ममता बनर्जी किस तेवर में विधानसभा में नारे लगा रही थी। मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी 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 चोर। विधानसभा के भीतर यह दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य, देश के प्रधानमंत्री पर मुख्यमंत्री नारा लगा रही हो कि प्रधानमंत्री वोट चोर। क्योंकि वोट चोर कौन है भाई? वोट चोर गद्दी छोड़, और भाजपा के लोगों को यह कहा जा रहा है। ऐसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा इस देश में, आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। इस देश में जो भी प्रधानमंत्री हुए उन पे कुछ न कुछ आरोप विपक्ष लगाता रहा है, लेकिन वो वोट चुरा कर गद्दी पर पहुंचे हैं, इससे बड़ा आरोप आजाद भारत में अब तक नहीं लगा। और अब तो मुख्यमंत्री जो जनता ने चुना है, उस मुख्यमंत्री की तरफ से भी यह नारा लगाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री वोट चुरा करके गद्दी पर पहुंचे हुए हैं। अब आप सोचिए कि बीजेपी कितनी बुरी तरह से बौखलाई हुई होगी। एक तरफ वो जीएसटी में सुधार कर रही है, दूसरी तरफ घिर जा रही है कि भाई उमर खालिद को लगभग 5 साल होने जा रहा है, बेल क्यों नहीं दे रहे? क्यों सुनवाई नहीं हो रही? मैं सुनवाऊंगा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को आखिरी में कि इतने गंभीर मामले पर वो बीजेपी और उसके साथ साथ कई और संस्थानों की साजिश और दुर्भावना की पोल खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कैसे नारे लग रहे हैं, लेकिन पहले चलिए बंगाल, जहां अभी चुनाव नहीं है। बिहार में तो तुरंत चुनाव है, एसआईआर हो रहा है। बंगाल में तो तुरंत अभी चुनाव नहीं होने वाला। लेकिन बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचार की चर्चा के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। 2 सितंबर को भाजपा के विधायक दल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को निलंबन कर दिया गया था, जिसके विरोध में बीजेपी के सांसद विधानसभा के भीतर नारे लगा रहे थे। टीएमसी विधायकों ने रोकने की कोशिश की। 3 तारीख को छुट्टी होने के बाद 4 तारीख को जब अंतिम सत्र था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलना चाह रही थी, तो विपक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए। स्पीकर विमान बनर्जी ने अव्यवस्था फैलाने के आरोप में बीजेपी के चीफ विप शंकर घोष को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। घोष विधानसभा से बाहर ही नहीं जाना चाह रहे थे, पसर गए विधानसभा में। बीजेपी कर रही है, याद रखना। जिन लोगों को यह एहसास हो कि संसद में विपक्ष जब हंगामा करता है तो विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं मीडिया, सोशल मीडिया, कुछ अंधभक्त, वो कहते हैं कि देखिए विपक्ष काम करने से रोक रहा है। बंगाल में बीजेपी विपक्ष में, और देखिए क्या कर रही है। शंकर घोष को जब निलंबित कर दिया गया तो पसर गए वहीं, और जब उनको उठाकर मार्शल से कहा गया कि भाई इनको सदन से बाहर करो, उसके बाद बाहर जाते ही बेहोश हो गए, एम्बुलेंस बुलाना पड़ा, हॉस्पिटल गए, और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे उस समय बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ये कहते हुए सुनाई दिए कि मोदी का अपमान हुआ है, मोदी जाति का अपमान हुआ है, पूरे देश में एफआईआर करवाएंगे और पूरे देश में इनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। सुनिए शुभेंदु अधिकारी को। मोदी कम्युनिटी को गाली दिया, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा, केस होगा उनका खिलाफ। ये वो बंगाल है
बंगाल का तेवर देखिए। बंगाल में लेफ्ट पार्टियों का लंबे समय तक शासन रहा। लेफ्ट पार्टियों की अपनी कुछ गलतियों और बदली हुई परिस्थितियों के बीच ममता बनर्जी जब लीडर बनती हैं, उभरती हैं एक चेहरा के रूप में, तो ममता बनर्जी पर, उनकी राजनीति पर लेफ्ट की राजनीति का असर भी दिखता है। वो साड़ी की सादगी, पैर में हवाई चप्पल, सादगी के साथ तेवर, संघर्ष का, जन आंदोलन का, नारे लगाने का। और ममता बनर्जी इस बात को देखते हुए आप एक वीडियो और अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए। ममता बनर्जी अपने विधायकों को रोकती हुई नजर आई कि भाजपा और टीएमसी के विधायकों से मारपीट ना हो, लेकिन हंगामेदार चीजों के बीच ममता बनर्जी एज ए लीडर वो अपने आंदोलनकारी चरित्र के साथ सामने आती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ये कहते हुए सुनाई दिए कि हम कितनी जगह अपमान हुआ है, मोदी का अपमान हुआ है, मुकदमा कराएंगे, और माथा पकड़ के बीजेपी के नेता शंकर घोष को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, बेहोश हो गए। इसीलिए मुझे शुरुआत में प्रताप सारंगी की बड़ी याद आ गई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान जब गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जी सही सुना आपने, क्योंकि आप भूल गए होंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के भीतर बोला था कि अंबेडकर कहना फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। इतना बड़ा अपमान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नहीं किसी ने किया। आज तक बीजेपी ने माफी नहीं मांगी, गृह मंत्री अमित शाह ने माफी नहीं मांगी, और बाबा साहब अंबेडकर के नाम लेने को फैशन बोल दिया। जो डॉक्टर अंबेडकर उनके मानने वाले स्वर्ग नरक को मानते ही नहीं, उनको स्वर्ग की बात कर रहे हैं। संसद भवन में जब इस पर हंगामा हो रहा था और विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसद आमने सामने हो गए, तो प्रताप सारंगी गिर गए, बेहोश हो गए। बाद में मीडिया को बोले कि राहुल गांधी ने मुक्का मार दिया, धक्का मार दिया, हॉस्पिटल चले गए। बीजेपी के नेता बार बार दौड़कर देखने जाते थे, बाद में पता नहीं क्या हुआ, किसी को पता नहीं। जैसे उपराष्ट्रपति बीमार हुए, बीजेपी को कोई नेता देखने नहीं गया। आज कहां हैं, कैसे हैं, कुछ बीच में खबर आती है, विधायक वाला पुराना पेंशन मांग रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, अपने दिल की बात कह नहीं सकते। बीजेपी की राजनीति ऐसी है। तो उसके बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपने असली तेवर को दिखाती हैं, और ममता बनर्जी वोट चोर का नारा उस बंगाल में लगाती हैं जहां अभी कोई चुनाव नहीं है। मैं चाहता हूं कि ममता बनर्जी के बातों के कुछ अहम हिस्सों को गौर से देखिए और देश की राजनीति पर पड़ने वाले इसके असर को महसूस करिए, क्योंकि बीजेपी लाख चाहती है कि बंगाल में वो सरकार में आ जाए, और बंगाल में चुनाव में भी वक्त है। 2026 में बंगाल में चुनाव होगा, लेकिन लगता है कि तैयारी अभी से शुरू हो गई है। लेकिन ममता बनर्जी को डिगा पाना कितना मुश्किल है, ममता बनर्जी के भाषण के इस टुकड़े को देखकर आप समझ जाएंगे। আপনারা মনে করছেন বাংলাতে আমার কন্ট্রোল করবেন, এত বড় ক্ষমতা আমার বড় থেকে দিলে আমি বাংলায় রইব, আমি বাংলায় নই, আমি বাংলায় কথা বলি, আমি আজকে আমি অন্যান্য ভাষাকেও সম্মান করি, কিন্তু আপনারা বাংলাকে স্তব্ধ করছেন, বাংলাকে জব্দ করার চেষ্টা করছেন, বাংলাকে বর্বাদ করার চেষ্টা করছেন, বাংলাকে অসম্মান করার চেষ্টা করছেন। আমরা কিছু করি না। আপনাদের যখন বর্বাদ সময় ছিল আপনারা তখন আসেননি। আমি স্পিকারকে অনুরোধ করে আমার সময়টা আপনাদের দিয়েছিলাম যাতে আপনারা আপনাদের কথা বলতে পারেন। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র। अपने भाषण में ममता बनर्जी ये कहती हुई सुनाई दे रही थी कि बंगाल भाजपा प्रवासियों पर हमलों पर विधानसभा में चर्चा के खिलाफ है, क्योंकि ये घटनाएं भगवा पार्टी शासित राज्यों में हो रही हैं। हम हिंदी या किसी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन भाजपा बंगाली विरोधी है। भाजपा की तानाशाही और औपनिवेशिक मानसिकता है, वह बंगाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहती है। भाजपा ने विदेशी ताकतों के सामने भारत को सम्मान बेच दिया है। केंद्र कभी अमेरिका के सामने तो कभी चीन के सामने भीख मांगता है। भाजपा भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। हमने संसद में देखा कि कैसे भाजपा ने हमारे सांसदों को परेशान करने के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल किया। एक दिन ऐसा आएगा जब भाजपा का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं बैठेगा। बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, लोग आपको सत्ता से बाहर फेंक देंगे। বাংলা বিরোধী, এরা বাংলা ভাষা বিরোধী। আমরা হিন্দি ভাষা বিরোধী নই, আমরা গুজরাটি ভাষা বিরোধী নই, আমরা তামিলনাড়ু ভাষা বিরোধী নই। আমরা মনে করি নানা ভাষা
পরিধান বিবিদের মাঝে দেখো মিলন মহান सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और আপনারা এন্টি বেঙ্গলি ইউ আর এন্টি বেঙ্গল আপনারা বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দেন না বাংলাকে নিচুতে টেনে নামান আপনারা বাংলার মানুষকে কি করেন অত্যাচার করেন বাংলা বিরোধী হটাও বাংলা বিরোধী হটাও। ममता बनर्जी के भाषण के ये वो हिस्से हैं जो इस बात की तायीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में जाना चाह रही है वह उसके लिए कितना मुश्किल है। कुछ दिन पहले आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं कि देश भर में बांग्ला भाषियों पर जितने अत्याचार हो रहे थे उसको लेकर के भाजपा की बांग्ला विरोधी एक छवि बन रही थी। संसद भवन के पिछले सत्र में आपने गौर किया कि नहीं किया, फिर से गौर करिएगा कि टीएमसी के जितने सांसद थे उन्होंने प्रतिरोध के रूप में अगर सदन के भीतर भाषण दिया तो बंगाली में दिया और बाहर खड़े होकर नारे लगाए एसआईआर के खिलाफ, तो भी बंगाली में नारे लगाए। वो बंगाली अस्मिता पर प्रहार बीजेपी कर रही है, इसका नैरेटिव बनाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसी बात को साबित करने के लिए यह विशेष सत्र बुलाया था विधानसभा का। और अगर ये बातें बंगाल में चली गई तो फिर बंगाल में बीजेपी का होगा क्या। बीजेपी 2021 के चुनाव में अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में थी। इस चार्ट को गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि बंगाल में 294 विधानसभा सीटों में से 148 ही बहुमत के लिए चाहिए और टीएमसी के पास आज की तारीख में 225 हैं। भाजपा 65 सीटों पर है और 3 अन्य हैं। उसके बाद आप कोई भी मीडिया की खबर उठाकर देख लीजिए, हर खबर में आपको यह मिलेगा कि ममता बनर्जी मुसलमान परस्त हैं, वो मुसलमानों को हितैषी हैं, वो मुसलमानों के गुनाह पर कुछ नहीं बोलती हैं। और राइट विंग के ट्रोलर लगातार बंगाल के कुछ शहरों को नाम लेकर के मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव चलाने में इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान और हिंदू के नाम पर जहां भी झगड़ा होगा, कुछ गलती हिंदू की, कुछ गलती मुसलमान की होगी। जहां दंगाई माहौल होता है वहां कितनी गलती किसकी निकलती, इसे तराजू लेकर नहीं तोला जा सकता। एक भी गलत चीज है तो वो गलत है। लेकिन राइट विंग फोर्सेस लगातार बंगाल के खिलाफ एक माहौल बनाते हैं। बीते दिनों उन्होंने अपने प्रोपोगेंडा फिल्म मेकर जिसने कश्मीर फाइल बनाई, जिसने और भी कई फाइल बनाई, उसने बंगाल फाइल भी बनाई, उसने बड़ा हंगामा किया, फेल हो गया उसका। कश्मीर फाइल वाले को चला नहीं पाया, हिट हुई फेल हुई कोई नहीं जानता। केरला स्टोरी कहाँ है पता ही नहीं। और इसी तरह से अब वो बंगाल फाइल भी बना रहे हैं। जब तक बंगाल में चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक इस तरह के तमाम लोग जो बीजेपी का काम करेंगे, अभी ईडी सीबीआई तो बंगाल जा नहीं रही है, अभी तो बिहार में है। अभी जैसे ही नजदीक आएगा देखिएगा ईडी सीबीआई, ममता बनर्जी के सांसदों पर जेल, अभिषेक बनर्जी पर जांच, विधायकों पर रेड, ये सब अभी बंगाल में शुरू होने वाला है। लेकिन उसकी बानगी यहां देखने को मिल गई। लेकिन ममता बनर्जी ने इस बानगी के दिन ही ऐसा तेवर दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अपने विधानसभा में लगा रहा है। आजाद भारत में यह दृश्य पहली बार देखा गया होगा और इस दृश्य का जवाब भारतीय जनता पार्टी क्या देगी। मां का अपमान, यह उसके लिए विरोध में जो बीजेपी ने बिहार बंद बुलाया इतना बुरी तरह फ्लॉप हुआ कि कल टीवी चैनलों को यह निर्देश दिया गया था कि बंद पर, बीजेपी के बिहार बंद पर चर्चा मत कराना। और कल कोई चर्चा ही नहीं हुई। वहां जब बंद कर रहे थे तो सामने से लोग वोट चोर का नारा लगा दिए और वोट चोर गद्दी चोर, बीजेपी वाला हमलावर हो गया। इतने बड़े मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह घिरती दिख रही है और यह बीजेपी के लिए कहीं से भी सही समय नहीं दिख रहा है। इसलिए बीजेपी के सामने एक मुश्किल घिरती जा रही है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहां के लोकसभा में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे नवल किशोर शाक्य। उन्होंने एक अखबार कटिंग अमर उजाला की शेयर की कि कहा उनके यहाँ कितने लोग फर्जी मतदाता या कितने तरह के वोटर लिस्ट में धांधली की खबर अब तो मीडिया में आ गई। उन्होंने अपने बातचीत में यह भी जिक्र किया कि हमने पहले भी आगाह किया था कि चंद वोटों से हरा दिया गया है बीजेपी के लोगों द्वारा, प्रशासन
प्रशासन और सरकार की मिली भगत के जरिए। मैं चाहता हूं कि बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी वोट चोरी से लेकर के धांधली की खबर किस तरह से फैली हुई है। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को आप सुनिए, जिनके बारे में न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट भी छापी, जिसमें बताया कि कितनी जगह पर कितने वोट काटे गए और कितने कम वोट से नवल किशोर शाक्य चुनाव हार गए। सुनिए नवल किशोर को। अब मेरा सवाल इस बात का है, क्या बिहार की तरह जिन्होंने SIR लगाने का काम किया और बिहार में आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के साथ में जिस तरह से वोटों की चोरी का आरोप लगाकर निर्वाचन आयोग पर काम किया है, क्या फर्रुखाबाद में भी क्या जिला निर्वाचन आयोग के साथ में प्रदेश और भारत निर्वाचन आयोग इस चीज पर कार्रवाई करने का काम करेगा? वहीं दूसरी तरफ उमर खालिद से लेकर के जेल में बंद 4 साल 5 साल हो गए। मुसलमान हैं तो आप जेल में कैद रहेंगे, मुसलमान हैं तो आपके लिए अलग तरह के प्रावधान होंगे। योगेंद्र यादव ने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक शानदार लेख लिखा है कि जो बातें उमर खालिद ने बोली वही बातें तो हम भी बोलते थे, हम जेल में नहीं हैं, उमर खालिद जेल में है। और उससे बड़ी विरोधाभास की बात यह है कि जिन बातों को कहने के लिए वो जेल में है, उन बातों पर ट्रायल अभी तक नहीं हो पा रहा है और बेल बार बार रिजेक्ट हो रही है। देश के बड़े वकील कपिल सिब्बल ने आज इसी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने रखा है। मैं चाहता हूं कि कपिल सिब्बल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ खास बातें आप भी सुनिए, ताकि आप नागरिक होने के साथ जरा ये भी गौर से देखिए कि आपके ही देश में अलग अलग तबके के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं, अलग अलग परिभाषाएं क्यों हो रही हैं। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, तर्क से बोल रहे होंगे, तथ्य से बोल रहे होंगे। भाजपा का कोई व्यक्ति अगर इसका जवाब देना चाहे तो दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चार्जशीट फाइल होती है ये केवल एक एजेंसी का ओपिनियन है, ये कोई प्रूफ की चीज नहीं है। तो आप अगर चार्जशीट को प्रूफ मानने लगो तो फिर तो किसी को बेल मिलेगी ही नहीं। सर, जो लॉजिक कॉन्स्पिरेसी की बात चल रही थी, अमरावती में जो स्पीच दी गई, तो तब ये वही बात बोली गई कोर्ट में जाने एजेंसी के द्वारा कि उन्होंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, कुछ तो बताइए ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या है, पढ़ लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप। ये व्हाट्सएप ग्रुप की ज्यादा बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड विटनेसेस की, जो बयान है जो किसी को बताते नहीं है, समझे ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो कुछ है ही नहीं, आप खुद देख लीजिए, बता दीजिए मुझे, आपके पास है वो व्हाट्सएप ग्रुप। उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स वगैरह के बारे में बताया, क्या वो दिखाया उन्होंने कोर्ट में? हाँ, तो क्या पैम्पलेट्स में लिखा है इनसे की बात? कोई ऐसी बात ही नहीं है भाई। प्रोटेस्ट तो मेरा संवैधानिक हक है, हर नागरिक का संवैधानिक हक है। तो इसका ये तो नहीं कि हम यूएपीए में हमें अंदर करेंगे। इन तमाम मुद्दों को सुनने के बाद आपको भी यह समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिर चुकी है। अमेरिका द्वारा आंख दिखाने के बाद लाल आंख को ठंडा करके चीन जाकर के चीन से मदद मांगने की विदेश नीति फेल होती दिख रही है। तो वहीं जीएसटी पर वो बातें केंद्र सरकार प्रावधान के तहत ला रही है जो राहुल गांधी पहले ही कह चुके थे, यानी विपक्ष के दबाव में अपना फेल जीएसटी का सिस्टम रिवाइज कर रही है और जनता को समझा रही है कि आपके भले के लिए हम जीएसटी बदल रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे विपरीत परिस्थितियों में देश की सियासत में जा चुकी है। आरएसएस को खुश करने के लिए कितना कुछ कर दें, लेकिन आरएसएस और बीजेपी में आज तक तालमेल नहीं बन पाया कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जनवरी 2023 से आज तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, महासचिवों का पद खाली पड़ा है, मंत्रालय में विस्तार नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी का जादू इतना फीका हो गया कि गली गली में शोर नारा लग रहा है और मुख्यमंत्री तक उनको वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से स्वागत कर रही है। आने वाले दिनों में देश में इसका असर किस रूप में होगा, इसका विश्लेषण हम भी समय समय पर करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।